नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में एक खास सफर पे निकल रहे हैं, मध्यकालीन भारत पर। खास तौर पे ध्यान देंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे सामने जानकारी का एक खजाना है, एक डिटेल्ड यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है जो हमें दिल्ली सल्तनत से लेकर शुरुआती मुगल काल तक ले जाती है। बिल्कुल। और ये वो दौर है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को, आप कह सकते हैं, बहुत गहरा आकार दिया। गुलाम वंश से औरंगजेब तक कई राजवंश आए और गए। हाँ। नई नीतियां बनी और सत्ता के समीकरण तो लगातार बदलते ही रहे। तो हमारा आज का मकसद है इस घनी जानकारी में से वो सबसे अहम और दिलचस्प बातें निकालना जो हमें इस पूरे दौर की एक साफ तस्वीर दे सकें। सही। ये शासक कौन थे, उनकी सबसे बड़ी कामयाबियां या कह लें गलतियां क्या थीं, और उनका असर क्या हुआ। चलिए इसी पड़ताल में उतरते हैं। हाँ, चलिए। शुरुआत दिल्ली सल्तनत से करते हैं। हाँ, दिल्ली सल्तनत यानी करीब 1206 से 1526 तक का समय। इसमें 5 अलग अलग राजवंशों ने राज किया: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। 5 वंश। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि तुगलक वंश ने करीब 94 साल, मतलब सबसे लंबा शासन किया। अच्छा, जबकि खिलजी वंश सिर्फ 30 साल ही टिक पाया, जो सबसे छोटा कार्यकाल था। तो सबसे पहले गुलाम वंश, जिसे मामुलुक वंश भी कहते हैं। हाँ, इसकी नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। दिलचस्प बात यह है कि उसे भारत में तुर्की शासन का संस्थापक तो माना जाता है, पर उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। सही कहा। वो मलिक या सिपे सालार ही कहलाया। और उसकी उदारता के भी किस्से हैं। उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। हाँ, सुना है। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, जो भारत की पहली मस्जिदों में गिनी जाती है। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। और कुतुब मीनार। हाँ, मशहूर कुतुब मीनार का निर्माण भी उसी ने शुरू करवाया था। हालांकि 1210 में चौगान मतलब पोलो जैसा खेल खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। ओह। ऐबक के बाद कौन आया? क्या सल्तनत स्थिर हो पाई फिर? उसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा 1210 से 1236 तक, और उसे ही दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक माना जाता है। अच्छा, असली संस्थापक इल्तुतमिश। हाँ, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया। ये तो बड़ा रणनीतिक फैसला रहा होगा। बिल्कुल। और उसने सल्तनत की मुद्रा व्यवस्था को भी स्थापित किया। पहली बार शुद्ध अरबी स्टाइल के सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। टंका और जीतल। हाँ, ये सिक्के आगे चलकर सल्तनत की अर्थव्यवस्था का आधार बने। और उसने कुतुब मीनार का काम भी पूरा करवाया है ना? हाँ, बिल्कुल। और उसने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए एक और काम किया। 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा दल कहते हैं। चालीसा दल, ये नाम तो सुना है। हाँ, ये उसके शासन का एक मजबूत स्तंभ बना। हालांकि बाद में यही दल सुल्तानों के लिए, कह सकते हैं, चुनौती भी बन गया। इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान के खतरे को भी बड़ी समझदारी से टाला था। इल्तुतमिश के बाद तो रजिया सुल्तान का नाम आता है। ये तो इतिहास में अनोखा ही था कि एक महिला शासक बनी, वो भी जनता की समर्थन से। बिल्कुल अनोखा। रजिया 1236 से 1240 बहुत योग्य थी। उसने पर्दा प्रथा छोड़कर पुरुषों की तरह कपड़े पहनकर दरबार लगाना शुरू किया। हिम्मत की बात थी उस जमाने में। लेकिन उस समय के तुर्क अमीरों को, खासकर वो चालीसा दल, उनको एक महिला का शासन मंजूर नहीं था। लगातार षड्यंत्र होते रहे और आखिरकार उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। रजियत का शासनकाल छोटा रहा, पर यादगार बन गया। रजिया के बाद क्या हुआ? क्या वो चालीसा दल हावी हो गया? हाँ, कुछ समय तक अस्थिरता रही। फिर चालीसा दल का ही एक सदस्य गयासुद्दीन बलबन सुल्तान बना, 1265 से 1287 तक। ओह, उसी दल का सदस्य? हाँ, बलबन ने सुल्तान की खोई हुई प्रतिष्ठा और शक्ति को दोबारा स्थापित करने पर जोर दिया। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, मतलब विरोधियों का क्रूरता से दमन। और विडंबना देखिए। हाँ, जिस तुर्कान-ए-चहलगानी का वो खुद सदस्य था, उसी को उसने खत्म कर दिया, क्योंकि वो सुल्तान के लिए खतरा बन चुका था। अच्छा, उसने सुल्तान की शक्ति दिखाने के लिए और क्या किया? उसने दरबार में ईरानी रस्में शुरू की, जैसे सिजदा, घुटनों के बल झुककर सलाम करना, और पैबोस, सुल्तान के कदम चूमना। सिजदा और पैबोस? हाँ, इसका मकसद सुल्तान को ईश्वर के प्रतिनिधि जैसा दिखाना था। उसने सेना को मजबूत करने के लिए अलग से सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज बनाया, और गुप्तचर व्यवस्था को भी पुख्ता किया। वो खुद को ईरान के पौराणिक नायक अफरासियाब का वंशज बताकर अपनी स्थिति को और ऊंचा उठाना चाहता था। बलबन के बाद गुलाम वंश का पतन हो गया। फिर आया खिलजी वंश 1290-1320।
ये तो बहुत छोटा कार्यकाल था, सिर्फ 30 साल का। छोटा जरूर था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की वजह से बहुत महत्वपूर्ण बन गया। वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जो कह सकते हैं उदार माना जाता था। हाँ, लेकिन उसकी हत्या उसी के महत्वाकांक्षी भतीजे और दामाद अलाउद्दीन ने 1296 में कर दी और खुद सुल्तान बन बैठा। 96 to 1316, इसका नाम तो बहुत सुना है। इस कहते हैं सिकंदर बनने का सपना देखता था। हाँ, उसने सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर की उपाधि भी ली थी। वो बेहद महत्वाकांक्षी और एक कुशल प्रशासक था। उसने विद्रोहों को रोकने के लिए अमीरों की ताकत कम की, उनकी जमीनें छीनी, शराब पर पाबंदी लगाई और उनके आपसी मेलजोल पर भी नजर रखी। उसकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत तगड़ी थी। और उसकी बाजार नियंत्रण नीति, वो तो काफी मशहूर है। बिल्कुल। ये उसकी सबसे चर्चित नीतियों में से एक है। उसने दिल्ली में जरूरी चीजों के दाम तय कर दिए, अनाज, कपड़े, गुलाम, मवेशी, सबके दाम फिक्स। हाँ, और इन दामों को सख्ती से लागू करवाने के लिए शहना-ए-मंडी जैसे अधिकारी नियुक्त किए। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कम वेतन में भी सैनिक अपना गुजारा कर सकें और एक बड़ी सेना रखी जा सके, खासकर मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए। हाँ बिल्कुल, मंगोल खतरा उस समय बहुत बड़ा था। सेना के लिए उसने और क्या किया? उसने पहली बार सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। कैश सैलरी। हाँ, सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रथा शुरू की ताकि उनकी जगह कोई और न खड़ा हो सके, और घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई, जिससे अच्छी नस्ल के घोड़ों की पहचान बनी रहे और उन्हें बदला ना जा सके। ये सब सेना को ज्यादा संगठित और प्रभावी बनाने के तरीके थे। और राजस्व, सुना है उसने टैक्स बहुत बढ़ा दिया था। हाँ, उसने पहली बार जमीन की पैमाइश करवाई और उपज का 50% हिस्सा लगान के तौर पर तय किया, जो सल्तनत काल में सबसे ज्यादा था। 50%? बहुत ज्यादा है ये तो। बिल्कुल। उसने घर पर घरी और चराई पर चरी जैसे नए टैक्स भी लगाए। यहाँ तक कि लूट के माल, जिसे खुम्स कहते थे, उसमें भी राज्य का हिस्सा 15 से बढ़ाकर 45 कर दिया। बाप रे। वो हर स्रोत से पैसा जुटाना चाहता था, अपनी बड़ी सेना और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए। उसके सैन्य अभियान भी तो बड़े थे, खासकर दक्षिण भारत में। बहुत। गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, रानी पद्मावती की कहानी इसी से जुड़ी है। इनको जीता। हाँ, पद्मावत। और फिर अपने सेनापति मलिक काफूर, जिसे गुजरात विजय के दौरान हासिल किया था, और 1000 दिनारी भी कहते हैं। 1000 दिनारी? हाँ, कहते हैं उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल, यहीं से कोहिनूर हीरा मिला था। अच्छा, कोहिनूर। हाँ। फिर द्वार समुद्र और मदुरई तक धावा बोला। उसने दक्षिण के राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि उनसे टैक्स वसूलने पर जोर दिया। अलाउद्दीन के बाद खिलजी वंश ज्यादा नहीं चला। फिर कौन सा वंश आया? फिर आया तुगलक वंश 1320 से 1414, जिसने सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक राज किया, करीब 94 साल। सबसे लंबा? हाँ। संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 1325। उसने अलाउद्दीन की कठोरता और जलालुद्दीन की कह लीजिए अत्यधिक उदारता के बीच का रास्ता अपनाया, जिसे रस्मे मियान कहा गया, मध्यम मार्ग। हाँ। एक महत्वपूर्ण काम उसने ये किया कि वो सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाना शुरू किया। ये तो बहुत अच्छा काम था। हाँ बिल्कुल। लेकिन तुगलक वंश का सबसे चर्चित नाम तो मोहम्मद बिन तुगलक है। उसे पढ़ा लिखा मूर्ख या पागल बादशाह क्यों कहते हैं? सुना तो बहुत है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान था, इसमें कोई शक नहीं। फिलॉसफी, गणित, मेडिसिन, बहुत कुछ जानता था। फिर भी ये नाम क्यों? क्योंकि उसकी योजनाएं भले ही सोच में आगे थी, पर बुरी तरह सफल रहीं। जैसे उसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम दौलताबाद रखा, बदली। सोच अच्छी थी कि केंद्र में राजधानी हो, पर तरीका गलत था। सबको जाने को मजबूर किया, बहुत परेशानी हुई। हाँ, ये तो सुना है। और वो सिक्के? हाँ, उसने चांदी के सिक्कों की जगह सांकेतिक तांबे के सिक्के चलाए। आइडिया बुरा नहीं था, चीन में ऐसा हो चुका था, लेकिन उसने नकल रोकने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया। नतीजा, घर घर में जाली सिक्के बनने लगे, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। ओहो। फिर दोआब में, मतलब गंगा यमुना के बीच के इलाके में टैक्स बढ़ाया तो ठीक उसी समय वहां अकाल पड़ गया। लोग गांव छोड़कर भाग गए। खुरासान और कराचिल के सैन्य अभियान भी नाकाम रहे। पैसा और जान दोनों का नुकसान हुआ। इसीलिए उसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। लेकिन क्या उसने कुछ अच्छा भी किया था? मतलब सब गड़बड़ी था? नहीं, ऐसा नहीं है। कृषि के लिए उसने दीवाने कोही नाम का एक अलग विभाग बनाया और किसानों को बीज और लोन देकर मदद करने की कोशिश की। अच्छा। उसके समय में मोरक्को का मशहूर यात्री इब्न बतूता
भारत आया, जिसने अपनी किताब रहला में उस दौर का काफी अच्छा वर्णन किया है। वो धार्मिक रूप से सहिष्णु भी था, होली मनाता था, जैन संतों का आदर करता था। हाँ, ये पहलू कम लोग जानते हैं। लेकिन उसकी असफल योजनाओं ने सल्तनत को बहुत कमजोर कर दिया और उसी के समय दक्षिण में विजयनगर और बहमनी जैसे शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया? 1351 से 1388 उसने अपने भाई की नीतियों से बिल्कुल उलट उलेमाओं और अमीरों को खुश करने की कोशिश की। मतलब ज्यादा धार्मिक हो गया। हाँ, उसने इस्लामी कानूनों को सख्ती से लागू किया और पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, जो एक धार्मिक टैक्स था, और पहले ब्राह्मणों को इससे छूट थी। लेकिन उसने कुछ लोक कल्याण के काम भी तो किए थे ना, नहरें वगैरह। हाँ, ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उसने बड़े पैमाने पर नहरें बनवाई, कहते हैं 5 बड़ी नहरें। इससे सिंचाई और खेती को बहुत फायदा हुआ। उसने सिंचाई पर एक अलग टैक्स, हक के शर्ब भी लगाया। अच्छा, पानी का टैक्स। हाँ, उसने खैराती अस्पताल खोले, जिन्हें दारुल शका कहते थे। दान देने के लिए दीवाने खैरात, पेंशन के लिए दीवाने इस्तिहकाक और गुलामों की देखभाल के लिए एक अलग विभाग, दीवाने बंदगान भी स्थापित किया। कहते हैं उसके पास बहुत गुलाम थे। इतने सारे विभाग और शहर भी बसाए थे उसने। हाँ, कई शहर बसाए, जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, ये सब उसी ने बसाए। उसने अपनी आत्मकथा फुतूहाते फिरोज शाही भी लिखी। लेकिन फिर सल्तनत कमजोर कैसे हुई? उसकी कुछ नीतियों ने, जैसे सेना में पदों को वंशानुगत बना दिया, मतलब बाप के बाद बेटा, और जागीरें बांटना फिर से शुरू कर दिया। इससे अमीरों और उलेमाओं का प्रभाव बहुत बढ़ गया और भ्रष्टाचार भी बढ़ा। सल्तनत अंदर से कमजोर हो गई। और इसी कमजोरी का नतीजा था तैमूर का आक्रमण 1398 में। बिल्कुल। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय 1398 में मध्य एशिया से तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया और भयानक लूटपाट और तबाही मचाई। इससे दिल्ली सल्तनत की कमर ही टूट गई। कहा जाने लगा कि सुल्तान का राज तो बस दिल्ली से पालम तक ही सिमट गया है। सोचकर ही डर लगता है। तैमूर के जाने के बाद कौन आया? कुछ समय तक तो दिल्ली में अव्यवस्था रही। फिर तैमूर के ही एक प्रतिनिधि खिज्र खान ने सैयद वंश 1414-1451 की नींव डाली। उसने सुल्तान की उपाधि भी नहीं ली, रैयत आला ही कहलाया। ये एक कमजोर वंश था। सैयद वंश, बहुत कम सुना है इसके बारे में। हाँ, क्योंकि ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इनके बाद दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश आया, लोधी वंश 1451-1526, जो पहले अफगान शासक थे दिल्ली के। पहले अफगान शासक? हाँ, संस्थापक बहलोल लोधी था, जिसने जौनपुर को फिर से दिल्ली में मिलाया। वो सबसे लंबे समय, करीब 38 साल तक शासन करने वाला सुल्तान था। लोधी वंश में कोई महत्वपूर्ण शासक हुआ? हाँ, सिकंदर लोधी 1489-1517, वो इस वंश का सबसे योग्य शासक माना जाता है। उसने 1504 में आगरा शहर बसाया और बाद में उसे अपनी राजधानी बनाया। आगरा, जो बाद में मुगलों की भी राजधानी रहा? बिल्कुल। उसने जमीन नापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना चलाया, जो काफी समय तक चला। अनाज सस्ता करने के लिए उस पर से टैक्स हटा दिया। वो गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। कवि भी था? हाँ, लेकिन वो धार्मिक रूप से काफी कट्टर था। उसने कई मंदिर तोड़े और हिंदुओं पर, मुहर्रम पर ताजिया निकालने जैसी चीजों पर कई पाबंदियां लगाईं। और फिर आया आखिरी सुल्तान, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। वो एक अड़ियल और अभिमानी शासक था, जिससे उसके अपने ही अफगान सरदार बहुत नाराज थे। अच्छा। हाँ, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी और इब्राहिम के चाचा आलम खान लोधी ने ही काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दिया। उन्होंने ही बुलाया बाबर को? हाँ, नतीजा हुआ 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। यहीं से मुगल काल शुरू होता है। हाँ, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। हाँ, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 एक निर्णायक मोड़ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और वो युद्ध में ही मारा गया। सल्तनत का ये अकेला सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। अच्छा। इस जीत में बाबर की नई युद्ध नीति, जिसे तुगलमा कहते हैं, और उसके तोपखाने के इस्तेमाल का बड़ा हाथ था। इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, पर बाबर की रणनीति बेहतर थी। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत खत्म हुई। हाँ। और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बिल्कुल। बाबर ने तो सिर्फ 4 साल ही राज किया भारत में, हाँ। 1526 से 1530, लेकिन लगता है काफी युद्ध लड़े। बिल्कुल। पानीपत जीतना तो बस शुरुआत थी। उसे भारत में अपनी सत्ता मजबूत करनी थी। उसने 1527 में खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के शक्तिशाली राजपूत शासक राणा सांगा को हराया।
राणा सांगा, वो तो बहुत वीर थे। बहुत। ये खानवा की लड़ाई पानीपत से भी ज्यादा मुश्किल थी बाबर के लिए। बाबर ने इसमें सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया और शराब ना पीने की कसम खाई। अच्छा। फिर 1528 में चंदेरी के मैदिनी राय को हराया और 1529 में घाघरा की लड़ाई में अफगानों को हराया। ये शायद पहली लड़ाई थी जो जल और थल दोनों पर लड़ी गई। 4 साल में 4 बड़ी लड़ाइयां। हाँ, उसे उसकी उदारता के लिए कलंदर भी कहा गया। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा लिखी, जो उसने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। और बाग बगीचों का भी शौक था उसे। हाँ, उसने भारत में 4 बाग शैली, मतलब 4 हिस्सों में बटे हुए बगीचे बनाने की शुरुआत की। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आया, लेकिन उसका शासनकाल तो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। बीच में शेरशाह सूरी भी आ गया। हाँ, हुमायूं 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556। उसे अपने पिता से मिला साम्राज्य संभालना मुश्किल लगा। उसकी एक बड़ी गलती शायद ये थी कि उसने साम्राज्य अपने भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल में बांट दिया, जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं दिया। और सबसे बड़ी चुनौती शेरशाह सूरी। हाँ, सबसे बड़ी चुनौती मिली बिहार के अफगान सरदार शेर खान से, जो बाद में शेरशाह सूरी कहलाया। वो बहुत योग्य और महत्वाकांक्षी था। शेरशाह ने तो हुमायूं को हरा दिया था। 2 बार बुरी तरह हराया। पहले 1539 में चौसा की लड़ाई में, जहां हुमायूं मुश्किल से जान बचाकर भागा। ओह, और फिर 1540 में कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई में। इस हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा और करीब 15 साल वो ईरान और सिंध में निर्वासित जीवन जीता रहा। 15 साल। हाँ, इसी निर्वासन के दौरान 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। और इस बीच दिल्ली पर शेरशाह सूरी 1540-1545 का राज रहा। उसका शासनकाल छोटा था, पर कहते हैं बहुत प्रभावशाली था। बहुत ज्यादा। शेरशाह एक बेहतरीन प्रशासक साबित हुआ। उसने सिर्फ 5 साल राज किया, लेकिन ऐसे सुधार किए जिनका असर लंबे समय तक रहा। मुगलों ने भी उन्हें अपनाया। जैसे कि उसने ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जैसी सड़कें बनवाई और उनकी मरम्मत करवाई, जिसे पहले सड़क ए आजम कहते थे। सड़कों के किनारे सराएं बनवाई। अच्छा। उसने मुद्रा व्यवस्था में बड़ा सुधार किया। चांदी का शुद्ध रुपया चलाया, जिसका वजन 178 ग्रेन था, और तांबे का दाम चलाया। यही रुपया आगे चलकर भारतीय मुद्रा का आधार बना। ये तो बड़ा योगदान है। बिल्कुल। उसने जमीन की पायमाइश करवाकर लगान तय करने की व्यवस्था शुरू की, जिसमें किसानों को पट्टा, जिसमें जमीन और लगान का ब्यौरा होता था, दिया जाता था और उनसे कबूलियत स्वीकृति पत्र लिखवाया जाता था। प्रशासन भी दुरुस्त किया उसने। हाँ, उसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया, दिल्ली में पुराना किला के अंदर किला कोहना मस्जिद बनवाई। उसका खुद का मकबरा सासाराम बिहार में एक झील के बीच में है, जो बहुत खूबसूरत है। लेकिन मौत कैसे हुई उसकी? 1545 में कालिंजर के किले पर हमले के दौरान एक तोप का गोला फट गया और वो बुरी तरह घायल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शेरशाह के बाद हुमायूं वापस कैसे आया? शेरशाह के उत्तराधिकारी, जैसे उसका बेटा इस्लाम शाह, वो उतने योग्य नहीं थे। उनमें आपसी लड़ाई भी हुई। हुमायूं ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने ईरान के शाह की मदद ली और 1555 में सरहिंद की लड़ाई में सूर शासकों को हराकर दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। आखिरकार वापस आ गया। हाँ, लेकिन किस्मत देखिए, ज्यादा दिन राज नहीं कर पाया। अगले ही साल 1556 में दिल्ली में अपने ही बनाए किले दीन पनाह की लाइब्रेरी शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। गिरकर मौत। लेन पूल ने कहा भी है कि वो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। हाँ, कुछ ऐसा ही। और तब 13 साल का अकबर बादशाह बना, 1556 to 1605। शुरुआत तो बहुत मुश्किल रही होगी इतने छोटे बच्चे के लिए। बहुत। शुरुआत में उसके संरक्षक बैरम खान, जो उसके पिता का वफादार सेनापति था, उसने ही शासन संभाला। बैरम खान। हाँ, और आते ही पहली बड़ी चुनौती सामने थी। हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो शेरशाह के एक मंत्री का सेनापति था, और उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था और खुद को राजा घोषित कर दिया था। ओह। तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। अकबर और बैरम खां की सेना ने हेमू को हरा दिया। हेमू लड़ाई में घायल हो गया और पकड़ा गया, फिर उसे मार दिया गया। इस जीत से मुगल सत्ता भारत में फिर से मजबूती से स्थापित हो गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये भी बहुत निर्णायक थी। बिल्कुल।
इसके बाद अकबर ने धीरे धीरे सत्ता अपने हाथ में ली, बैरम खां को हटाया और फिर उसने एक विशाल साम्राज्य बनाया और कई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की। अकबर की राजपूत नीति और धार्मिक नीति काफी चर्चा में रहती है, वो क्या थी? हाँ, अकबर समझ गया था कि भारत में लंबे समय तक राज करना है तो राजपूतों का सहयोग जरूरी है। इसलिए उसने उनके साथ युद्ध भी किए, जैसे मेवाड़ के साथ, लेकिन साथ ही वैवाहिक संबंध भी बनाए। जैसे आमेर की राजकुमारी से? हाँ, आमेर के राजा भारमल की बेटी हरखाबाई, जिन्हें जोधाबाई भी कहा जाता है, से उसने शादी की। बीकानेर और जैसलमेर के राजघरानों से भी रिश्ते जोड़े। कई राजपूतों को ऊंचे पद दिए, जैसे राजा मानसिंह और राजा टोडरमल। हालांकि मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने कभी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और हल्दी घाटी 1576 का मशहूर युद्ध हुआ। और धार्मिक नीति? जजिया हटाया था उसने? हाँ, धार्मिक रूप से उसने सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसे सुलेह कुल यानी सबके साथ शांति की नीति कहते हैं। 1562 में उसने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा खत्म की। 1563 में हिंदुओं पर लगने वाला तीर्थयात्रा कर हटाया और 1564 में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जजिया कर भी खत्म कर दिया। ये बहुत बड़े और साहसिक कदम थे उस समय के हिसाब से। हाँ, वाकई। उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना भी बनवाया था, वो क्या था? बिल्कुल, 1571 में उसने नई राजधानी फतेहपुर सीकरी बसाई और 1575 में वहां इबादत खाना यानी पूजा घर बनवाया। शुरू में यहां सिर्फ सुन्नी मुस्लिम विद्वान चर्चा करते थे, पर उनके आपसी झगड़ों से तंग आकर उसने सभी धर्मों के विद्वानों, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, सबको बुलाना शुरू कर दिया। सभी धर्मों के लिए? हाँ, वो सबकी बातें सुनता था। इन चर्चाओं के आधार पर उसने 1579 में मजहर की घोषणा की, जिससे उसे धार्मिक मामलों में एक तरह से सर्वोच्च अधिकार मिल गया, अगर उलेमाओं में मतभेद हो तो। अच्छा, और दीने इलाही, वो क्या था? 1582 में उसने दीन इलाही या तौहीद इलाही, ईश्वरीय एकेश्वरवाद के विचार रखे। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक तरह का नैतिक सिद्धांत था, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों जैसे एकेश्वरवाद, शांति, सहिष्णुता पर जोर था। बहुत कम लोगों ने इसे अपनाया। बीरबल शायद एकमात्र हिंदू था। उसने एक नया कैलेंडर, इलाही संवत भी 1583 में शुरू किया। और प्रशासन में टोडरमल का बंदोबस्त? हाँ, राजस्व व्यवस्था में उसके वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने बड़ा सुधार किया, जिसे दहसाला प्रणाली या जब्ती प्रणाली कहते हैं। इसमें पिछले 10 साल की उपज और कीमतों का औसत निकालकर लगान तय किया जाता था। ये जमीन की पैमाइश पर आधारित थी और काफी सफल रही। उसने मनसबदारी प्रथा भी शुरू की, जो सेना और प्रशासन का आधार बनी। और उसके दरबार में नवरत्न भी थे? हाँ, कहते हैं उसके दरबार में 9 बहुत योग्य लोग थे, जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। जैसे अबुल फजल, जिसने अकबरनामा लिखा, उसका भाई फैजी कवि, तानसेन संगीतकार, बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर, राजा टोडरमल वित्त मंत्री, राजा मानसिंह सेनापति आदि। अकबर का काल तो वाकई महान लगता है। उसके बाद जहांगीर 1605-1627 आया। उसके समय की खास बातें क्या थी? जहांगीर, जिसका असली नाम सलीम था, अकबर का बेटा, वो कला, खासकर चित्रकला का बड़ा शौकीन था। उसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। चित्रकला का स्वर्ण युग? हाँ, उस्ताद मंसूर, पक्षी और फूलों के चित्रकार, और अबुल हसन जैसे महान चित्रकार उसके दरबार में थे। जहांगीर खुद भी चित्रकला का बड़ा पारखी था। कहते हैं वो एक ही चित्र में अलग-अलग चित्रकारों के काम को पहचान सकता था। गजब। उसने आगरा में किले के बाहर एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, जिसे कोई भी फरियादी बजाकर सीधे बादशाह तक अपनी बात पहुंचा सकता था। ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके समय में कुछ विवादित चीजें भी हुई। हाँ, जैसे उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शायद अपने विद्रोही बेटे खुसरो की मदद करने के आरोप में फांसी दे दी थी। इससे मुगलों और सिखों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। हाँ, ये दुखद घटना थी। और उसकी पत्नी नूरजहां, जिसका असली नाम मेहरुन्निसा था, वो बहुत ताकतवर हो गई थी। उसका एक अपना गुट बन गया था, जिसे नूरजहां जुंटा कहते हैं, और शासन के कामों में उसका काफी दखल था। कहते हैं सिक्कों पर भी उसका नाम आने लगा था। अच्छा। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, और नूरजहां ने अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया, जो पूरी तरह सफेद संगमरमर का बना है, और उसमें पहली बार पित्रा ड्यूरा यानी संगमरमर में कीमती पत्थरों की जड़ाई का खूबसूरत काम बड़े पैमाने पर हुआ। पित्रा ड्यूरा, ये ताजमहल में भी है? हाँ, इसी तकनीक का इस्तेमाल फिर ताजमहल में और बड़े पैमाने पर हुआ।
उसी के समय अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो व्यापार की इजाजत मांगने भारत आए थे। फिर आया शाहजहां 1627 टू 1658, जिसका असली नाम खुर्रम था, जहांगीर का बेटा। इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। ताजमहल। हाँ, शाहजहां को इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। उसका काल मुगल वास्तुकला का चरम था। आगरा में यमुना किनारे अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम की याद में उसने ताजमहल बनवाया, जो आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वाकई लाजवाब है। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। दिल्ली में उसने एक नया शहर बसाया, शाहजहानाबाद, जिसे आज पुरानी दिल्ली कहते हैं। वहीं पर उसने लाल किला और भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद बनवाई। आगरा किले में उसने मोती मस्जिद बनवाई, जो सफेद संगमरमर की है। लाल किला, जामा मस्जिद, सब शाहजहां के समय का। हाँ, और उसने मशहूर मयूर सिंहासन यानी तख्त ताउस भी बनवाया था, जिसमें कहते हैं कोहिनूर हीरा जड़ा था। इसे बाद में नादिर शाह लूट कर ले गया। इतना कुछ बनवाया, लेकिन उसके आखिरी दिन अच्छे नहीं बीते, सुना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बेटों दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद में गद्दी के लिए भयानक लड़ाई हुई, जिसे उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। धर्मत, सामूगढ़, देवराई जैसी कई लड़ाइयां हुई। शाहजहां किसे चाहता था? शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को बहुत मानता था। दारा शिकोह विद्वान था, उदार था। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। उसे लघु अकबर भी कहा जाता है। लेकिन जीता औरंगजेब। हाँ, औरंगजेब ज्यादा चालाक, कट्टर और क्रूर सेनापति निकला। उसने अपने भाइयों को एक-एक करके हराया या मरवा दिया। दारा शिकोह को पकड़कर अपमानित करके मरवा दिया और फिर अपने पिता शाहजहां को ही आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां 1666 में उसकी मौत हो गई। बहुत दुखद। हाँ। और फिर आया औरंगजेब 1658 to 1707। उसका शासनकाल तो काफी लंबा रहा, लगभग 50 साल, लेकिन उसे कट्टर माना जाता है। औरंगजेब आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि लेकर बादशाह बना। उसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। वो एक कुशल सेनापति था और प्रशासन पर उसकी पकड़ मजबूत थी। उसने मुगल साम्राज्य को उसके सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंचाया, खासकर दक्षिण में बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 को जीतकर। साम्राज्य सबसे बड़ा उसी के समय था। हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन वो धार्मिक रूप से बहुत कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, क्योंकि वो सादा जीवन जीता था और इस्लामी कानूनों को मानता था। उसने जजिया फिर से लगा दिया था। हाँ, अकबर ने जो जजिया कर हटाया था, उसे औरंगजेब ने 1679 में फिर से लगा दिया। इससे गैर मुसलमानों में, खासकर हिंदुओं में, नाराजगी बढ़ी। और सिखों के साथ। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने जब कश्मीरी पंडितों के जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया, तो औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाकर इस्लाम कबूल करने को कहा। मना करने पर 1675 में उनकी हत्या करवा दी। इससे सिखों और मुगलों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। उसने दरबार में संगीत वगैरह पर भी रोक लगा दी थी। हाँ, उसने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी, हालांकि वो खुद वीणा बजाने में माहिर था। नौरोज जैसे पारसी त्योहार मनाने पर रोक लगा दी। झरोखा दर्शन, बादशाह का बालकनी से जनता को दर्शन देना बंद करवा दिया। सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया। उसने कई मंदिर तोड़ने के आदेश भी दिए। तो क्या उसकी इन नीतियों ने साम्राज्य को कमजोर किया? हाँ, बिल्कुल। उसकी कट्टर धार्मिक नीतियों से राजपूत, जाट, सतनामी और खासकर मराठा शिवाजी के नेतृत्व में उसके खिलाफ हो गए। दक्षिण भारत में मराठों के साथ उसका लंबा और खर्चीला संघर्ष चला, जिसे इतिहासकार दक्कनी नासूर दिकन अल्सर भी कहते हैं। इसने मुगल खजाने और सेना को बहुत कमजोर कर दिया। मराठों से संघर्ष? बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे प्रशासन में नए नए प्रयोग हुए, अलाउद्दीन की बाजार नीति से लेकर अकबर की दहसाला प्रणाली तक। कैसे शानदार इमारतें बनी जो आज भी हमारी धरोहर हैं। हाँ। और कैसे धार्मिक नीतियों ने समाज को कभी जोड़ा तो कभी तोड़ा भी। हर दौर ने, हर शासक ने अपनी एक कहानी, अपनी एक छाप छोड़ी है। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए। हाँ, बिल्कुल। कि इन सदियों पुरानी घटनाओं, इन शासकों के इरादों, उनकी कामयाबियों और नाकामियों की गूंज आज भी कहाँ सुनाई देती है। उनकी विरासत ने आज के भारत को, आज के समाज को किस तरह से संवारा या शायद कहीं कहीं उलझाया भी।